Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, this is practice set 4 and I hope कि इससे पहले जो मैंने आपके साथ MCQs के प्रैक्टिस सेशंस आपके साथ शेयर किए 1, 2 और 3 उसको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। उसमें मैंने पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर रखा, ठीक है, जो हमारे मॉडल पेपर का था उसको मैंने सिमिलर रखा। इस प्रैक्टिस सेशन में मैंने कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चल गई हैं, तो कुछ चीजें मैं आपके साथ एडिशनल जो है वो यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। सो द वेरी फर्स्ट MCQ इज इफ शी लेट मी सिलेक्ट द पेन। ओके, इफ शी डैश हार्डर शी वुड हैव पास्ड द टेस्ट। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर देखे समझ आ गया क्योंकि यहाँ पे इफ इस्तेमाल हो रहा है। दिस मीन्स दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। इफ शी डैश हार्डर, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आएगा या यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा। आपको इस चीज का पता है, अगर प्रेजेंट टेंस आएगा दिस मीन्स कि वो 0 या फर्स्ट कंडीशनल है, पास्ट आ गया तो वो 2 या 3 यानी कि सेकंड या थर्ड कंडीशनल है। बहरहाल आगे पढ़ते हैं। शी वुड हैव पास्ड द टेस्ट, अगर यहाँ पे सिर्फ वुड आता तो इसका मतलब है यहाँ पे सेकंड कंडीशनल की कोई सेकंड कंडीशनल का कोई हमने एलिमेंट यहाँ पे लिखना था। नाउ दिस इज वुड के साथ हैव भी आ गया, दिस मीन्स कि ये थर्ड कंडीशनल है। आपको थर्ड कंडीशनल के बारे में मैंने बताया था कि वुड के साथ हैव भी आएगा। अच्छा, थर्ड कंडीशनल में यहाँ पे पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, पास्ट की परफेक्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। दिस मीन्स कि यहाँ पे हैड आएगा। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ शी डैश हार्डर, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास्ड द टेस्ट। अगर यहाँ पे हैव ना होता तो फिर मैं यहाँ पे पास्ट फॉर्म कोई भी यूज करता अदर देन पास्ट परफेक्ट। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चूज द इंपेरेटिव सेंटेंस। बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें कोई हुक्म दिया जाता है या जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाती है। मे गॉड ब्लेस यू, इसमें कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट नहीं है। प्लीज क्लोज द डोर, यस दिस इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है। इफ यू कम कॉल मी, अगर आप आते हो कॉल मी। अगेन यहां पे आप देखेंगे दिस इज इफ यू कम, अगर आप आते हो कॉल मी, दिस इज अगेन द कॉन्ट्रडिक्शन। बट ये वैसे गलती से मुझसे हो गया, मैं डी ऑप्शन में कुछ और रखने लगा था, लेकिन चलो लेट्स सपोज पेपर में ऐसा आ जाता है। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हम कह सकते हैं दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो है वो ऑर्डर दिया जा रहा है। ये मुझसे शायद गलती से ये ऑप्शन यहाँ पे डल गया, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ये वाला आंसर मार्क करूंगा। फेडरल बोर्ड में ऐसी गलतियां होती नहीं है, ये मुझे डॉक्यूमेंट बनाते हुए मुझसे हो गई गलती। चलें, आइडेंटिफाई द ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसको हम उर्दू में कहते हैं तमन्नाई जुमले, जिसमें किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाए। डोंट बी लेट, मे यू लिव लॉन्ग, हु टोल्ड यू दैट, कम हियर क्विकली। सो मे यू लिव लॉन्ग में किसी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। मे यू लिव लॉन्ग है किसी को दुआ दी जा रही है, इसको तमन्नाई जुमले भी कहते हैं, इसको दुआइया जुमले भी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो दुआ दी जा रही है। नाउ द फोर्थ MCQ इज a story told by an external narrator who knows the thoughts of only one character, ठीक है, who knows the thoughts of only one character। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये तो एक एक्सटर्नल कैरेक्टर है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन तब होता है जब आपने उसमें आई या वी का प्रोनाउन यूज करना होता है। अच्छा, सेकंड पर्सन वो होता है जिसमें आपने यू का प्रोनाउन यूज करना होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, हमारे पास आंसर या तो थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट होगा या थर्ड पर्सन लिमिटेड होगा। पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। अगर एक ही कैरेक्टर के थॉट्स हैं तो दैट इज थर्ड पर्सन लिमिटेड। नाम से जाहिर है ना, लिमिटेड है, महदूद है, ठीक है। एक ही कैरेक्टर के थॉट्स को रिवील किया जा रहा है तो दैट इज थर्ड पर्सन लिमिटेड। अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रिवील किया जा रहा है तो दैट इज थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज थर्ड पर्सन लिमिटेड, क्योंकि वन कैरेक्टर है। फिफ्थ MCQ इज they both knew the secret but neither spoke of it, the point of view is used is। अच्छा जी, they both knew the secret, हमें प्रोनाउन से पता चल जाता है, ठीक है। दे, अब दे जो है वो सिंगुलर के लिए तो यूज नहीं होता, एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। और क्योंकि थर्ड पर्सन भी है तो ये थर्ड पर्सन लिमिटेड हुआ या ओमनिसेंट हुआ? यस, थिंक अबाउट इट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक कैरेक्टर होगा तो वो लिमिटेड होगा, एक से ज्यादा कैरेक्टर हैं तो वो ऑमनिसेंट होगा। मैंने जानबूझ के ये दोनों MCQs को इकट्ठा रखा ताकि यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप कि अभी आपको ये बात समझ में आ गई है। चूज द सेंटेंस कंटेनिंग एन ऑक्सीमोरॉन, जिसमें सन्नत तजाद पाई जाए। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में दो ऑपोजिट वर्ड्स होंगे और इकट्ठे होंगे, ठीक है। प्लीज गिव मी द ओरिजिनल कॉपी ऑफ दिस। ओरिजिनल
कॉपी, ओरिजिनल इज समथिंग जो कि असल है और कॉपी नकल होती है, तो ओरिजिनल कॉपी क्या हुआ? सो दिस इज बेसिकली द आंसर। द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली, ये तो पर्सोनिफिकेशन यूज हो रही है। हर आइज वर ब्राइट, ठीक है, ये इमेजरी यूज होगी। द वेव्स डांस्ड वाइडली, ये भी इमेजरी यूज होगी। सो दिस इज द राइट आंसर। प्लीज गिव मी द ओरिजिनल कॉपी ऑफ दिस। नाउ द सेवंथ एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस। अगेन यहां पे मैंने ऑक्सीमोरन को रखा और यहां पे आपके लिए मैंने एंटीथेसिस को रखा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। इसमें भी नेगेटिव्स और पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव से मुराद है कि दो ऑपोजिट चीजें होती हैं, लेकिन यहां पे दरमियान में डिस्टेंस होता है, दूर दूर लिखी होती हैं। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, द सन स्माइल्ड वार्मली, हर वॉइस वाज स्वीट, द क्लाउड्स क्राइड हैवीली। सो नाउ मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, बहुत को बुलाया जाता है लेकिन सेलेक्ट कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि ये नॉट एग्जैक्टली द ओपोजिट्स। अच्छा, यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी, ये एग्जैक्टली ओपोजिट्स हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सर मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, तो ये क्या हो गया जी? बहुत सारों को बुलाया जाता है लेकिन सेलेक्ट कोई कोई होता है या इंतखाब किसी और को किया जाता है। तो सम हाउ वी कैन कंसिडर दीज टू एज इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज द ओपोजिट्स, और क्योंकि दूर दूर हैं, क्योंकि दरमियान में ये भी पोर्शन लिखा हुआ है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ antithesis. Now MCQ number 8 says, despite the heavy clouds, Ravi left home without an umbrella, hoping it wouldn't rain. What can be the inferred from the sentence? Inference का टॉपिक है बच्चों, आपने उस सेंटेंस को पढ़ना होता है, उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के उसके अंदर से कुछ अखज करना होता है। ये कॉमन सेंस से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। डिस्पाइट द हैवी क्लाउड्स, के क्लाउड्स बहुत ज्यादा थे, उसके बावजूद रावी लेफ्ट होम विदाउट एन अम्ब्रेला, तो उसने जो रावी ने घर छोड़ा, अम्ब्रेला नहीं ली, अपने साथ छतरी नहीं ली। रावी इज केयरलेस एंड इग्नोर्स द वेदर, रावी बिलीव्स ही कैन कंट्रोल द वेदर, obviously he cannot control the weather. Ravi is aware of the risk but chooses to take a chance. Ravi expects it to rain heavily. No, ये तो totally opposite हो गया। Now बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होंगे क्योंकि दोनों आंसर हो सकते हैं, पेपर में आपने एक ही सिलेक्ट करना है। नाउ इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या चीज है जो बता रही है कि रावी जो है वो केयरलेस है एंड इग्नोर्स, उसने वेदर को इग्नोर नहीं किया। रावी डिस्पाइट द हैवी क्लाउड्स, रावी लेफ्ट होम विदाउट एन अम्ब्रेला होपिंग इट, वो उम्मीद कर रहे कि बारिश नहीं होगी। सो बेसिकली ही इज टेकिंग द रिस्क। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर मैं इसको कहूं कि रावी जो है वो इग्नोर कर रहे हैं और ही इज केयरलेस, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मुझे कोई चीज ऐसी नहीं पता चल रही कि उसे मैं कह सकूं कि रावी जो है वो केयरलेस है। हाँ ठीक है, उसने अम्ब्रेला छोड़ दी, बट ही इज बेसिकली टेकिंग द रिस्क बिकॉज ही इज होपिंग, उसको एक होप है, उसको एक उम्मीद है कि शायद बारिश ना हो, फिर एक्स्ट्रा वो लेके जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। ही इज नॉट केयरलेस, ठीक है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस वुड बी द राइट आंसर। यहां पे आपने बहुत ज्यादा गौर करना है अगर आपके पेपर में इन्फ्लुएंस का टॉपिक आते हैं। द वर्ड benevolent मीन्स काइंड, पॉजिटिव कॉनोटेशन, क्रूअल नेगेटिव कॉनोटेशन, लेजी अगेन नेगेटिव, प्राउड, ठीक है। प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड का मतलब वैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लिए जाते हैं। एक तो होता है प्राइड, ठीक है, एक होता है प्राउड। ये मैं कहता हूँ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने पर फखर है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीकों से लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर हम इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सो काइंड, बेनेवोलेंट का जो मतलब है, द सिनोनिम इज काइंड, यानी कि इसका उर्दू में मतलब होता है रहमदिल। अच्छा जी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दे आर क्लीनिंग द रूम। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा द रूम, क्योंकि यहां पे प्रेजेंट टेंस है, द रूम इज, और जब आईएनजी आ जाता है तो हमने क्या ऐड करना होता है पैसिव वॉइस में? बीइंग। परफेक्ट आता है तो हमने बी डबल ई एन बीन इस्तेमाल करना होता है, कॉन्टिन्यूस में बीइंग इस्तेमाल करना होता है, और फ्यूचर में हमने बी का इस्तेमाल करना होता है। सो द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम, ठीक है। हाँ, अब आप ये ना कहना कि यहाँ पे बाय देम क्यों नहीं लिखा हुआ, कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं वॉइसेस के उसमें टॉपिक में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे वॉज आ रहा है, आपको पता है कि पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, दिस इज प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे प्रेजेंट ही रहेगा। यहाँ पे प्रेजेंट तो यूज हो रहा है, लेकिन इज क्लीन्ड है क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, तो साथ में बीइंग का आना मस्ट है, ठीक है। तो आईएनजी तो सिर्फ वैसे भी अगर मैं देखूं तो आईएनजी जो है वो सिर्फ इसी फॉर्म में यूज हुआ है, बीइंग सिर्फ इसमें यूज हुआ है, तो वैसे भी आंखें बंद करके मैं यहाँ पे निशान लगा सकता था, लेकिन आपको समझाना मकसूद था। ओके, आई होप कि मैं तेज नहीं जा रहा, मैं वो थोड़ा जल्दी में हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दूँ, इसलिए मैं थोड़ा शायद तेज से बोल रहा हूँ, लेकिन यह है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसको आगे क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट। द बेबी स्लीप्स साउंडली, नो ऑब्जेक्ट।
He runs every morning. No object. He wrote what? A letter. This is the answer. The sun rises. ठीक है, आई होप कि समझ आ गए. इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हों. कोशिश कर रहा हूँ कि एक और आपके साथ में शेयर कर लूँ जिसमें मैं क्लॉजेज और फ्रेजेस शेयर करूँ. ठीक है, पता नहीं आपको नींद आराम से आ जाएगी, मुझे तो नहीं आ रही. मुझे तो फिक्र लगी है मैं जब तक कल का पेपर नहीं देखूंगा और मुझे सुकून नहीं मिलेगा. बहरहाल, फाइंड द स्प्लिट इन्फिनेटिव. हाँ ठीक है भाई, समझ आ गई. वो कह रहे मैं चार्ज हो गया हूँ, मुझे डिस्कनेक्ट कर दो मोबाइल. कह रहे फाइंड द स्प्लिट इन्फिनेटिव. स्प्लिट आपको बताया था कि टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में क्या आएगा, आप मुझे बताएंगे. मैंने पिछले सेट में बताया था टू और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान में कोई चीज आएगी. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, मैंने ऐसा कुछ बताया था. शी डिसाइडेड टू क्विकली फिनिश. टू फिनिश, इसके दरमियान में ये लफज आया है. आप बताएंगे ये पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या है. दिस इज द राइट आंसर. ही मेड मी गो देयर. बेसिकली दिस इज बेयर इन्फिनेटिव. वी मस्ट लर्न टू राइट. टू इन्फिनेटिव भी कहते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव भी कहते हैं. आई सॉ हर डांस ब्यूटीफुली. ठीक है, नाउ दिस इज द राइट आंसर. आइडेंटिफाई द पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. बच्चों में ऐसे कह रहा हूँ, लगता है जैसे सामने से आवाज आ रही होगी, लेकिन आई एम अज्यूमिंग यू इन फ्रंट ऑफ माई आईज. ठीक है, तो सामने देख के पढ़ने, मस्ती नहीं करनी. आइडेंटिफाई द पास्ट पार्टिसिपल इन द सेंटेंस. ब्रोकन ग्लास कवर्ड द फ्लोर. ब्रोकन, क्यों कि ये वर्ड जो है ग्लास यानी कि नाउन पे कमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं. सो ब्रोकन इज द राइट आंसर. Okay, choose the correct preposition. She was interested dash classical music. She was interested of, in, with, on. Interested in. ठीक है, interested in इसमें आएगा. अच्छा जी, which transitional device shows contrast? Therefore, however, moreover, consequently. ये MCQ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. अब क्यों? आप कहेंगे सर सारे करवा दिए, ये क्यों नहीं करवा ले? थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपके पार्टिसिपेशन हो. आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि दूसरों को आंसर देख के नहीं बताना कि यहाँ पे कौन सी कंट्रास्ट क्या होता है. एक एग्जांपल दे देता हूँ. मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अली इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज वेरी नॉटी. तो एक तरफ आपने अली की पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताया, एक तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट को बताया. देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस और क्लॉजेज. आई मस्ट से क्लॉजेज, यस. सो उसमें आपने दरमियान में बट लगाया जो कि कंट्रास्ट को शो करता है. ठीक है, तो यहां पे देयरफॉर, हाउएवर, मोरओवर, कॉन्सिक्वेंटली, इसमें से क्या आंसर होगा कमेंट में आप लिखें. नाउ चूज द करेक्ट कंडीशन टाइप. इफ आई स्टडी आई विल पास. इफ आई स्टडी क्या करते हैं हम लोग, पहले इफ वाले पोर्शन को देखते हैं और देखते हैं वो टेंस कौन सा है. इफ आई स्टडी, दिस इज प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस का मतलब है या तो जीरो कंडीशनल होगा या तो फर्स्ट कंडीशनल होगा. मतलब सेकंड और थर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको हमने यहीं से साइड पे कर दिया. अब मुझे सेकंड पोर्शन देखते हो तो वहां पे फ्यूचर यूज हो रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशनल है. ठीक है, आपको मैंने तरीका बताया था कि आपने इफ क्लॉज को देखने हैं. अगर वो प्रेजेंट में है तो दिस मीन्स कि जीरो आंसर होगा या वन आंसर होगा. और अगर पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो या तो सेकंड कंडीशनल होगा या तो थर्ड कंडीशनल होगा. बाकी सेकंड पोर्शन आपने देखा, अगर दोनों प्रेजेंट प्रेजेंट होते तो जीरो कंडीशनल होता, अगर ये फ्यूचर है तो फर्स्ट कंडीशनल. आइडेंटिफाई द बेयर इन्फिनेटिव. जहां पे टू आता है लेकिन लगाया नहीं जाता क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती, एक सिमिलर ऐसे मीनिंग दे रहा होता है. शी मेड हिम गो देयर. शी मेड हिम टू गो देयर, बिल्कुल ठीक है. आई वॉन्ट टू ईट नाउ, नहीं यहां पे नहीं. आई वॉन्ट टू ईट इसमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना. देखो, ही ट्राइड टू स्टडी ऑलरेडी यहां पे लगा हुआ है. दे विश्ड टू ट्रेवल, इन सब में ऑलरेडी लगा हुआ है. तो बेयर तो वो होगा जिसमें वो चीज हो ही ना. बेयर का मतलब तो खाली, किसी चीज से खाली, विदाउट. तो यहां पे टू आता है लेकिन लगा नहीं हुआ. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेयर इन्फिनेटिव. फाइंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द सेंटेंस. प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी आपने सुना तो आपके जहन में आ गया आईएनजी. आईएनजी सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे आएगा या एडजेक्टिव के तौर पे आएगा. अच्छा जी, हियरिंग द नॉइज ही रेन आउटसाइड. ऑब्वियसली आईएनजी वाली फॉर्म. ये तो मैंने बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, इसमें तो आईएनजी यूज ही नहीं हो रहा, इसी में आईएनजी यूज हो रहा है. और वो कह भी रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो फिर यही है, फिर उसके साथ बहस करने की क्या जरूरत है, वो हमसे ज्यादा जानता है. सो चूज द करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस टू शो रिजल्ट. अब वो पिछले वाला जो था वो कंट्रास्ट वाला था, ये रिजल्ट वाला है. ही वर्कड हार्ड डैश ही सक्सेडेड. ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही सक्सेडेड. उसने मेहनत की, देयरफॉर एज अ रिजल्ट बेसिकली ही गॉट सक्सेस. सो द बीज buzzed angrily around the flowers. Bees buzzed. अच्छा, अगेन यहां पे बच्चे कहेंगे सर ये ब साउंड रिपीट हो रही है, सो दिस इज अलिटरेशन. दे आर वेरी राइट, बट द वर्ड, हाँ सॉरी, द वर्ड्स buzzed
एंड टिक्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमेटोपिया। क्योंकि ओनोमेटोपिया में क्या होता है कि एग्जैक्टली साउंड, जैसे वो मक्खी के उड़ने की बी के जो साउंड होते थे, इस तरह की साउंड होती है ना। सो अगर वो साउंड बताई गई है, जब मैं कहता हूँ द टिक टिक ऑफ क्लॉक स्ट्राइक्स 10 o'clock, सो जो टिक टिक है बेसिकली वो सुई के चलने की आवाज को बता रहा है, उसको हम ओनोमेटोपिया कहेंगे। यहाँ पे हम इसको एलिट्रेशन, और एलिट्रेशन की और दो एग्जांपल है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है दैट इज ओनोमेट्रोपिया। सो दीज आर द 20 MCQ जो कि पहले तीनों सेट से डिफरेंट थे। आई होप कि ये कंसेप्ट भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। 10:43 हैं, 44 हो गए, 10:44, और मेरी कोशिश है कि मैं एक और सेट बना लूँ क्योंकि मुझे पता है आपका पेपर 2 बजे है। तो चलें, आप तब तक सुन ही लेंगे। सो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।